ये जो हमारी सोलर प्लेट है, जब मिरर है, उसको स्ट्राइक कर लोगों को दरमियान के ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है हमारे कल्चर के। People are suffering. People are dying. अमवात हुई हैं 523 लोग जो हज के दौरान फौत हो गए क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा थी। इस नंबर 2 पूरी दुनिया में नंबर 2 दूसरे नंबर पे है। जितना कार्बन एमिशन वो कर रहे हैं। कार्बन है। Now, Tirana is facing hotter and longer heat waves and more frequent and unpredictable heavy rain as a result of climate change. The world's second तरक्की की तरफ जा रहे थे। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को बोला, ग्रीन हाउस इफेक्ट जाके ऑब्जर्व होगी। एक होती है रिफ्लेक्शन लाइक ये सनराइज आईज है, और ये जो हमारी सोलर प्लेट है, जब मिरर है, उसको स्ट्राइक कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका और मोहम्मद अशाब। और सुबह जब मैं फजर टाइम उठा तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं पसीने से चूर था। वो चीज़ जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए गया, मैंने एनवायरनमेंट में वो चीज़ फील की कि एनवायरनमेंट अब पहले की तरह नहीं रहा। कि सुबह टाइम जो ठंडी हवाएं चल रही होती थी, कि हमें ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करती थी, वो अब हालात नहीं रहे। सुबह जो है हमारी वो भी गरम महसूस होती है। तो मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, और मैं इस चीज़ को बहुत फोर्सफुली एड्रेस करना चाहता हूँ आप लोगों के दरमियान कि ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है हमारे कल्चर के। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? कल्चर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे फ्लड्स आ रहे हैं। और एक और चीज़, हमें इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जी। तो मैं सबसे पहले रिजवान भाई से ये चीज़ पूछा था, तो रिजवान भाई काइंडली आप एड्रेस करें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, शामी भाई इनवाइट करने के लिए। अच्छा, हमारे पैनल का ये डिस्कशन इस वाले से है कि आने वाले टाइम के लिए ये प्लेस, ये दुनिया अफोर्डेबल हो यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट ना हो, तो हम अपनी ज़िंदगी में वो काम लाजमी करके जाएं जिसकी वजह से आने वाले लोगों को मसला ना हो। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर को जो मेन डिफरेंस है वो ये कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द मेन चेंजेस एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेजर्स ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के अंदर मेजर्स कौन कौन सी हैं? प्रेसिपिटेशन, हीट एंड एयर। ओके, अगर इन तीनों में कुछ भी चेंज आएगा वो क्लाइमेट चेंज के अंडर फॉल करेगा। एंड देन क्लाइमेट चेंज की जो हीट राइज इन टेम्परेचर है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज द बिगर टर्म, ग्लोबल वार्मिंग इज द लोअर टर्म। सो लेकिन कुछ लोग इसको अल्टरनेटिवली भी यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो रीजन है जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रही है, ठीक है, वो कौन कौन सी है? हसन भाई काइंडली वो बता दें हमें। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन लिटिल बिट? मैं मुझे चाह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसकी मेन रीजंस क्या है? किस रीजंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? यार मैं अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना करता हूँ इंट्रोड्यूस। माय नेम इज हसन इकबाल और मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ। लाइक हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी के ऊपर। जो मुझे समझ आती है इसकी जो मेन रीज़न है ये, लाइक हम लोग जो ग्रीन इन्वायरमेंट है ना, जो इकोसिस्टम, उसको लाइक ग्रीन इन्वायरमेंट, लाइक हम ट्रीज की जो है ट्री, लाइक जो अपना जिसको बोलते हैं अपना हाइड्रोस्फीयर में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। लाइक हम लोग जो फॉरेस्टेशन आ जाता है, और जो अपना जो पौधे वगैरह प्लांट्स हैं, इसकी मैं इनकी कमी समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज आ रहा है ये लाइक ना जो ग्रीन इन्वायरमेंट है ना, जो लाइक ट्रीज वगैरह हैं, जो प्लांट हैं, इसकी कमी की वजह से
लाइक ट्रीज बहुत हमारी कंट्री में कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आई थिंक मेन इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हमारी ना जो स्टेट है, जो हमारे जो प्रोविंसेस हैं, हमारी जो सिटीज़ है, इनके अंदर जो ना ट्रीज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और इससे एक अच्छा ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होगा, और जो क्लाइमेट इससे जो ना अच्छा हो सकता है, और जो अभी जो बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, अभी जो हीट वेव्स आ रही हैं हमारे समर सीजन में, वो कम हो सकती हैं। और इसमें लाइक अभी जो हमको जो फील हो रहा है, अभी जो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी आ रही है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये आई थिंक प्लांट की कमी की वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री की तरफ जाना चाहता हूँ। 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उसके बाद दुनिया तरक्की की तरफ जाने चाहिए, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को बोला। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम या हमने ईंधन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, गाड़ियों से, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि मेन रीज़न है, फॉसिल फ्यूल और पेट्रोलियम, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड्स और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ रिजवान भाई से कि इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करें। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जो दोबारा पैदा नहीं कर सकते हम, कोल, ऑयल, गैस ज़मीन से निकालने के बाद बर्न करने से वो वापस ज़मीन में वापस नहीं जा सकते, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पाकिस्तान इज़ द वेरी टॉप कंट्री हु इज़ रिसोर्सिंग, हु इज़ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन दुनिया अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड हो चुकी है, वो इस पर शिफ्ट हो चुकी है। स्वीडन, नॉर्वे, जो ये लीडिंग कंट्रीज हैं दुनिया के, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करें। वहाँ विंड से एनर्जी पैदा कर रहे हैं, वो हाइड्रो के ऊपर से एनर्जी पैदा करें, हाइड्रो पावर्स, विंड पावर्स, देन सोलर पे। स्विट्जरलैंड टोटली 100% सोलर पे कन्वर्ट हो गया है। इंडिया पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। पाकिस्तान इज द वन country which is affected by climate change is the ranked of the number 5। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट होने में दुनिया में नंबर 5वें पे है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो कार्बन एमिशन है उसके अंदर पाकिस्तान का 30वां नंबर है, यानी पाकिस्तान 30th लेवल ऑफ कार्बन एमिशन। दुनिया के अंदर जो टॉप दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना, यूएसए, ये पाकिस्तान, ये नंबर 1 है। यूएसए नंबर 1, चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड पे कतर, क्योंकि कतर इज बर्निंग अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ही इज सेलिंग द ऑयल। सो इस पे कंट्रोल करने के लिए है कि डैक प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। डैक इज द डायरेक्ट एयर कैप्चर। हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के जरिए कैप्चर करके जमीन में वापस लेके जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे हसन भाई ने बोला, this is the main reason, only process we can do carbon sequestration by plantation। तो हम जितने प्लांट्स ज्यादा लगाएंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। तो आई विल एंडोर्स एंड एनफोर्स द पॉइंट्स बाय द हसन। थैंक यू। जैसे कि रिजवान भाई ने बात की कि विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हम नई टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हसन भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल के ज़माने में गर्मियों में हम सोलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट्स है हमारे एनवायरनमेंट पे, वो किस तरह हमारे लिए यूजफुल है, इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है। सोलर पे बात करते हैं, लाइक वैसे सोलर तो है मतलब एक न्यू पोस्ट मॉडर्निज्म की चीज़ है। लाइक इससे अच्छी बिजली पैदा हो रही है और बिजली बहुत सस्ती इससे मतलब हमें मिल रही है, और एक बहुत अच्छा एक सोर्स है बिजली का। बट इससे नुकसान ये हो रहा है, अब जो हम बात करते हैं, एक होती है रिफ्रैक्शन और एक होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में ये था, जो सन रेज हैं वो जमीन के साथ जब स्ट्राइक होती हैं तो वो जमीन के अंदर ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइक सन रेज थी वो जमीन के अंदर जाके ऑब्जर्व होगी। एक होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लाइक ये सन रेज आईज हैं और ये जो हमारी सोलर प्लेट है, जब मिरर है, उसको स्ट्राइक करती हैं और डेंस करके ये ऊपर उठ जाती हैं। उससे ये होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, लाइक जो इन साइड से, जो एक आउटसाइड बात करें वो अपना सूरज की साइड से आगे, और इनर साइड जो हमारी अर्थ की साइड से, वो लाइक इनर साइड से वो डैमेज हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोलर जो अपना सोलर प्लेटें बहुत ज्यादा लग गई हैं, जिस वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है, और इससे हमारा जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में राजस्थान लाइक एक वहाँ उनका प्रोविंस है बहुत बड़ा, राजस्थान लाइक एक एरिया,
तो उधर उन्होंने बहुत ज्यादा ना तादाद में लगाई है सोलर प्लेटें। तो उधर इस बार इंडिया में 62 सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, 62 सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है। हाँ। तो इससे ये हो रहा है पाकिस्तान में भी सोलर का रुझान आ रहा है, हर कोई सोलर प्लेट लगवा रहा है सोलर। तो आप लोग समझते हो कि सोलर बहुत सस्ता हो गया है, बट इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इसके पीछे भी एक साजिश है। जितना ज्यादा सोलर प्लेटें लग जाएंगी और हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं होगा तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सोलर प्लेटों से एनर्जी लें तो आपको ये भी करना है कि जितनी सोलर प्लेटें लगा रहे हैं, जितनी प्लेटें लगा रहे हैं, उन प्लेटों के डबल आपने ट्रीज लगानी है। के साथ में उतनी उसकी जो कमी है ना, जो हमारी जो हीट में इजाफा हो रहा है उसमें वो बैलेंस रहे, लाइक ऑक्सीजन भी उसके साथ उतनी बढ़ती रहे, तब ये चीज बैलेंस रहेगी। अदरवाइज आप सिर्फ सोलर लगाते रहेंगे, ट्रीज नहीं लगाएंगे तो इससे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एक टाइम आ जाएगा कि हमारे इधर भी 60 से ऊपर सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और लोग फिर गर्मी से बचा करेंगे। ये क्या हो गया? रिसेंटली एक इशू मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुस्लिम का इवेंट्स है हज के दौरान अमवात हुई हैं 523 लोग जो हज के दौरान फौत हो गए क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से 14 वो थे इंडोनेशियन, ठीक है, और 125 दूसरी कंट्री से लोग, मुख्तलिफ कंट्री से, कुछ ऐसे हैं जो अमेरिकन हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, ठीक है, और 523 ऐसे थे जो इजिप्टियंस थे कि लोग हज के दौरान भी हीट को सरवाइव नहीं कर सकते। हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मैं आपसे एक एग्जांपल मांगना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अर्बन क्लाइमेट चेंज को कम कर रही है, ठीक है, कि जिससे इतना हीट इफेक्ट नहीं है। So, are you asking about the country? Yeah. Any country example? Okay, अच्छा क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, एक तो फर्स्ट मैं एंडोर्स दोबारा करूँगा जो पॉइंट हसन भाई ने दिया वो ज़बरदस्त, कि अगर आप सोलर इंट्रोडक्शन करें अपने कंट्री में, हसन भाई, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर प्लेट्स हो रहा है, जितनी अमाउंट में सोलर लग रहे हैं ना उतनी अमाउंट में प्लांटेशन भी होनी चाहिए। इसको कहते हैं नेट जीरो, ठीक है, बैलेंस हो जाए ना। अब नेट जीरो को अटेन करने के लिए 2025 तक, ठीक है, सस्टेनेबल गोल्स के अंदर है यूनाइटेड नेशंस के कि 2050 तक हर बंदे ने, या 2050 तक 2050 तक नेट जीरो अटेन करना है। नेट जीरो अटेन कब होगा? कि जब तक हम जितना सोलर लगा रहे हैं उतने लिहाज से हम अर्बन फॉरेस्ट भी लगाएं। अर्बन फॉरेस्ट की इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट ये है कि इसको मतलब किस तरह डिफाइन करते हैं अर्बन फॉरेस्ट? अर्बन फॉरेस्ट इज नथिंग अबाउट, इट्स जस्ट कॉम्पैक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट शेप ऑफ, में हमने ग्रीनरी को बढ़ाना है। जी बिल्कुल, एक तरीके से जैसे रूरल डेवलपमेंट एक टर्म है, रूरल यस, हम शहरों में कॉम्पैक्ट थोड़ी सी जगह पे बहुत ज्यादा दरख्त लगा देते हैं, इंडिजिनस स्पीशीज हो, नेटिव स्पीशीज हो, लेकिन उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लगाया जाता है, इसको अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। अच्छा, अर्बन फॉरेस्ट से लगाने से ये हो गया कि सस्टेनेबल सिटीज जो हैं, यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या अर्बन सेटिंग्स हैं, सिंगापुर बहुत बड़ी एग्जांपल है जो अर्बन फॉरेस्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जहाँ पे वो लो कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सिटी ऑफ गार्डन कहते हैं उसको, और उसने वहाँ पे अपना जो है अर्बन दरख्तों की तादाद, पौधों की तादाद को अर्बन एरिया में बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता है। सर उसकी वजह है सिंगापुर के पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता है सिंगापुर इज वन ऑफ द 10 कंट्रीज जो पानी की सतह राइज करने की वजह से वो डिसअपियर हो जाएंगे इन द फ्यूचर। सिंगापुर, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स की, फिर पोर्टरिको, ठीक है, इज वन ऑफ द 3 डेंजरस कंट्रीज कि वो राइज इन सी लेवल, वो कभी भी वैनिश हो सकती हैं ऑन द सर्फ ऑफ द अर्थ। तो उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सिंगापुर के पास। वैसे यहाँ पे ना एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ कि 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे सारी कंट्रीज बैठी थी, उन्होंने कहा था कि हम ना अब मतलब हम है कि क्लाइमेट चेंज कम करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, लेकिन उन्होंने बहुत ही जवाब। And we have to make people understand where can they participate. For instance, most people don't ever think about when they go and buy a pair of jeans and it says made in China, that now someone has to ship this over from China. I mean, it's absurd, this kind of tonnage of stuff
that we are shipping back and forth and create this unbelievable pollution. But wouldn't people say that's just global capitalism? इस लिहाज से अब यूएनओ में कौन कौन सी कंट्री इस लिहाज से काम कर रहे हैं आप जो नंबर 1 पे हो क्लाइमेट को कम करने जो कंट्री ज्यादा इफेक्ट हो रही है वही काम कर रहा है, और कोई दूसरा कंट्री चाइना को चाहिए सबसे ज्यादा। चाइना इज नंबर 2 पूरी दुनिया में, नंबर 2 दूसरे नंबर पे है, जितना कार्बन एमिशन वो कर रहे हैं। कार्बन Now, China is facing hotter and longer heat waves and more frequent and unpredictable heavy rain as a result of climate change. The world's second biggest economy is bracing for another scorching summer. The Shanghai Met Bureau declared the city's first orange heat wave alert of 2024 as China's commercial hub experienced temperatures above 38 degrees Celsius. और वो कितनी प्लांटेशन कर रहा है? नहीं कर रहा, सिंगापुर के मुकाबले में नहीं कर रहा। मेरे लिहाज से यूएस तीसरे नंबर पे कितनी प्लांटेशन उसने की है? नहीं। यूनाइटेड किंगडम सिर्फ कर रहा है। अच्छा, कतर नंबर 1 पे है। कतर नंबर 1 पे है। आपको पता है कतर कितना कार्बन एमिशन कर रहा है? कतर नंबर 1 पे है। कितना? 328 टन पर ईयर पर पर्सन, इतनी कार्बन एमिशन है। और आपको पता है कार्बन ओमिट करना इज द क्राइम। हम और जिस बंदे ने कार्बन एमिट करनी है वो कार्बन ऑफसेट भी क्रिएट करेगा, वो उतनी ही रेशो से वो प्लांटेशन भी करेगा। ठीक है। और अब कतर ने क्या किया है? वो ये कर रहे हैं कि इसको कवर अप करने के लिए कि हम कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसको कवर करने के लिए उन्होंने डैक सिस्टम लेके आए कि हम एक जियोलॉजिकल सेटिंग लगाएंगे। पहाड़ों के अंदर वो सिस्टम लगा रहे हैं प्लांट कि डायरेक्ट एयर कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड को उसको सॉलिडिफाई करके कंडेंस करके वाटर फॉर्म में लेके कार्बन डाइऑक्साइड वो इंजेक्ट करते हैं रॉक्स के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम इसको कल कर लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट डूएबल। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आप डायरेक्ट एयर कैप्चर करने से उसको सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली रीजन। आप प्लांटेशन रिफॉरेस्टेशन दोबारा करें, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। तो वैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि दुनिया में जो नंबर 1 पे है, ठीक है, दुनिया में नंबर 1 पे एक कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका, और उनकी 1980s में उनकी रेशियो थी 21% फॉरेस्टेशन लिहाज है, और उन्होंने कार्बन एमिशन को कम कर दिया है। ठीक है, अब वो 50 पे ले आया। यूएनओ में उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जाती है। मैं आपसे वैसे एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि आप किस लिहाज से देखते हैं हमारी जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग कंट्री है, यहाँ पे हम जो गलत चीज़ों को फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन को ख़त्म भी करते जा रहे हैं, तो हम इसको किस तरह काम कर सकते हैं? मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे जो समझ आती है ना, लाइक कार्बन को जो ग्रीड बहुत बढ़ती जा रही है। जी वो तो ऐसे ही है। मतलब इसको कम करना चाहिए, इसी में लाइक बेहतरी है। लाइक हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर कंट्रोल चाहिए। जो फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल जो उनसे गंदा गुजला वगैरह फलाद बाहर निकलता है, वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्ती करे, और वो फैक्ट्रियाँ वगैरह जो इसको जो अपना रॉ मटेरियल है उसको कोई अच्छी जगह वेस्ट करें। लाइक ये नहीं कि सिटी के अंदर ही वेस्ट कर दें, और इसको अच्छी तरह लाइक जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर इसको बर्न कर दें कि ये मतलब इस तरह की जो कार्बन है, मतलब इस तरह की जो डिजीज वगैरह पैदा हो रही है वो पैदा हो ही ना, लाइक वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अब मैं बात करता हूँ सोसाइटी के ऊपर। इसका जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमारे जो ना एक टूरिस्ट जो अपना टूरिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक एक सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है। लाइक अब कोई फॉरेन कंट्री का बंदा हमारी स्टेट में आता है लाइक घूमने विजिट करने के लिए, अब वो देखता है कि इस स्टेट का जो ना क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा खराब है, लाइक बहुत ज्यादा हीट है, लाइक वो समर में आता है, तो वो क्या नहीं है इस जो कंट्री में हमने दोबारा नहीं आना, इधर बहुत ज्यादा हीट है, ये तो मतलब टूरिस्ट का कोई मजा नहीं है। लाइक मतलब एक अच्छा प्लेजेंट मौसम होना चाहिए, एक अच्छा खुशगवार वेदर होना चाहिए कि लोग आए हमारी स्टेट में, इधर घूमें, एंजॉय करें। इससे हमारी जो स्टेट अपनी स्टेट है उसको फायदा भी होगा, और इसके लिए ना एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। लाइक इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म के ऊपर। तो एक गुड इन्वायरमेंट होगा तो हमारे मुल्क की जो टूरिज्म भी अच्छी होगी, और इससे हमारे मुल्क की सोर्स ऑफ इनकम में भी इजाफा हो जाएगा, और जीडीपी भी इंक्रीज होगी। अच्छा होगा यहाँ पे वीडियो को खत्म करो या कंटिन्यू करो? मैं यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और उस सबसे आखिर में कुछ मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ
क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके वजह से हमारी बॉडीज़ में क्या क्या चेंज आती है, ठीक है। हम हार्ट अटैक का जो इशू बनता है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। पीलिया, जरकार, डेंगू और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो हमारे अंदर फैलती जा रही है। लाइक माइग्रेन का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो जब आप धूप में निकलते हैं आपके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और एट द लीस्ट मैं इसको कम करने के लिए आपको सजेशन दे सकता हूँ मैं कि कुछ कलर होते हैं जैसे अल्ट्रा वायलेट कलर होते हैं या लाइट कलर्स होते हैं, जो कि लाइट वाइट, लाइट ब्लू, येलो जो कलर्स होते हैं जो आप गर्मी में पहन सकते हैं वो पहने, खुले कपड़े पहने। और दूसरा जो वाइट कलर है उसको अपने छतों पे वाइट कलर करवाएं। आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, गमले लगा सकते हैं अगर आपने सोलर इस्तेमाल कर रहा है। जो दूसरी फ्रिज, एसी या इसको इस्तेमाल से क्लोरोफ्लोरो गैसेस निकल रही है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो आप इसको इससे यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अर्बन फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। और दूसरा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है, एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है जिसमें आप घर के अंदर पाइपों के अंदर कोकोपीट का जो होता है मिट्टी लेके उसके ज़रिए आप फार्मिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में ना जो घर होते थे, जैसे मुगल पीरियड्स के टाइम पे जो घर बनते थे उसमें वो ये क्या करते थे कि जो पाइपों के अंदर वो जो दीवारें होती थी, दीवारों के अंदर से पाइप उन्होंने बिछाए होते थे जिसके अंदर वाटर की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो ना जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो कूल रहती थी क्योंकि वाटर सर्कुलेट होता रहता था और उससे नुकसानदेह नहीं होता था। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। Okay guys, thank you.